हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने के साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना? और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, अब तो वैसे भी टाइम कम है। और जैसे भी सिचुएशन है उसमें आप अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी की किसी टाइप की कंडीशन है, किसी के साथ कोई रीज़न है, ठीक है ना? पर जैसा भी है, प्लीज़ आप एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने जो है थोड़ा बहुत भी ना पढ़ा हो, ठीक है? वैसे टाइम आ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन अगेन मैं बता रही हूँ ना, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग हैं। तो प्लीज़ जैसी भी आपके पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज करके पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है? और नहीं तो वीडियोज़ ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है ना? तो अब बात करने वाले हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और उसके साथ-साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो पीडीएफ मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, ठीक है? और मैंने कहा था भई, अगर मैं भूल जाती हूँ तो याद दिला दिया करो, ठीक है ना? शायद 2-3 पीडीएफ आपकी रहती हैं जो मैंने नहीं डाली हैं, बट आज डाल दूँगी मैं, ठीक है ना? और अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट कर दिया करो, कोई बात नहीं। वैसे भी तो आप इतने सारे कमेंट करते हो ना? बिल्कुल करते हो। तो आप सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से, इतने भरोसे के लिए, इतने विश्वास के लिए। मैंने संडे सैटरडे बोला था एस्टेट को लेकर, ठीक है? तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सुबह से ही कमेंट आ रहे हैं। मैम आज सैटरडे है और आज आप बात करने वाली थी, आज आपको वीडियो बनानी थी, तो सुबह से ही मुझे याद दिला रहे हैं, जबकि मैं अपनी कमिटमेंट भूलती नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्लीज़ उसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए सॉरी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कॉल की थी, रिसीव नहीं हो पाई, तो मैंने मैसेज छोड़ा है, ठीक है? अगर मेरे मैसेज का रिप्लाई जो है शाम तक आ जाता है, तो मॉर्निंग में वीडियो आपको 100% मिल जाएगी, चाहे मुझे किसी भी टाइम बनानी पड़े। और अगर नहीं आता है मेरे पास रिप्लाई, तो बेवजह वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, आपको पता है, ठीक है? अपने आप से कुछ भी कहना होता, तो कितने सारे स्टूडेंट आज इंतज़ार में बैठे हैं, मैं बना सकती थी, है ना? तो नहीं बनाऊँगी मैं ऐसे। और अगर मॉर्निंग में मुझे पता चलता है, बिकॉज़ कल संडे है ना? तो अगर कल मुझे पता चलता है, तो कल शाम तक वीडियो आ जाएगी, या फिर जिस भी टाइम मुझे पता चलता है, दोपहर को या फिर मॉर्निंग में ही, किसी भी टाइम मुझे पता चलेगा तो वीडियो आएगी। ठीक है ना? और अगर नहीं भी आएगी तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो ना बनाकर एक शॉर्ट्स डाल दूँगी, जिसमें आप इंतज़ार ना करें कि नहीं पता चल पाया। उसके अलावा बीच में कभी भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ठीक है ना? तो प्लीज़ इस बात पे भरोसा कीजिएगा। वैसे आप, मुझे पता है कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, तो इस बात पे भी भरोसा कीजिएगा। बेवजह कुछ भी कहना मुझे नहीं ठीक लगता। ठीक है ना? अभी सारी चीज़ें वही हैं जो मुझे पहले पता था। ओके? अभी और कुछ मुझे नहीं पता चला, बिकॉज़ मेरी बात ही नहीं हो पाई है। ठीक है? तो मैं अपनी मर्ज़ी से अगेन कुछ नहीं कहूँगी। उसके अलावा एस्टेट के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे थे, है ना? तो हिंदी इंग्लिश जो है हम 2023 से लेकर और 2019 तक की कवर कर चुके हैं, टीजीटी पीजीटी की। ओके, तो मुझे लगा था कि सीडीपी भी हमने 2019 तक डिस्कस कर ली है। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि मैम 2019 वाली सीडीपी अभी रहती है। तो सीडीपी अगर बात करूँ, सीडीपी तो तीनों लेवल की, टीजीटी भी, पीजीटी भी और पीआरटी भी, तीनों लेवल की जो है हम 2020 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है? 2019 नहीं हुआ था और मेरे पास उसकी पीडीएफ भी नहीं थी। तो मैंने बोला था वीडियो में कि भई जिसके पास हो वो शेयर कर देना। तो सचिन काद्यान नाम से एक लर्नर है, उन्होंने शेयर किया है। तो सचिन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से रिप्लाई करते हो, मैं कुछ कहती हूँ आप उसको फ़ॉलो करते हो और अगेन फीडबैक भी बहुत अच्छी देते हो आप। तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है सच में। तो थैंक यू अगेन सचिन, थैंक यू वेरी मच। और सचिन ने जैसे कि पीडीएफ भेज दी है, तो आज हम उसे डिस्कस कर लेंगे। बट डोंट वरी, एस्टेट वाले मायूस ना हों, ठीक है ना? मायूस ना हों। आप इसको जो है वॉच कीजिएगा, इसे एन्जॉय कीजिएगा। और मैं लिख कर देती हूँ, जो स्टूडेंट ये पीवाईक्यूज़ की भी सीरीज़ देख कर जाते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। सीरियसली, बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएँगे। एक आधे क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, अथवा मोस्टली टॉपिक आपके पीवाईक्यू से क्लियर हो जाएँगे, सीरियसली। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है ना, इसको प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और देखिए, स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ये जो है ना, आप रीज़निंग की क्लास लाइए, आप एस्टेट की, उसकी सॉरी, हरियाणा जीके की बनाइए,
उस सब्जेक्ट की बनाइए, उस सब्जेक्ट की बनाइए, इतनी सारी क्वेरी डालते हैं। लेकिन सच में जब कंटेंट की वीडियो आती है ना, तो मुश्किल से स्टूडेंट जो है उसको वॉच कर पाते हैं, बहुत कम संख्या में। और जबकि मैं अपडेट की वीडियो डालती हूँ, इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालती हूँ, तो उसमें आप काफ़ी हज़ारों की संख्या में उसको वॉच करते हैं, ठीक है। और अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो डियर, प्लीज़, कुछ नहीं जाता आपका, सच में आपने सपोर्ट किया होता तो अब तक हमारा चैनल बहुत अच्छा खासा ग्रो कर गया होता, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन आपके लिए जो मेहनत कर रहा है उसको बेनिफिट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हैं लोग, है ना। तो इतना मन में ईर्ष्या लेकर कहाँ ले जाओगे यार, कहाँ ले जाओगे, ठीक है। तो मन में से ये चीज़ निकाल कर कि हम सब्सक्राइब कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा, लाइक कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। डियर, कोई बिना उसके कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका एक बटन प्रेस करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। उसके अलावा आप जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। जो पीडीएफ वगैरह है मैं उस पे शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन भी उस पे शेयर करती हूँ मैं, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगेन अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन छोड़ती हूँ ना उसका आंसर भी प्लीज़ ज़रूर किया करें। कुछ स्टूडेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितनी संख्या में आप देखते हैं उतनी संख्या में आंसर नहीं आ पाते। किसी ने दे रखा है तो भी कोई बात नहीं, किसी ने अगर आंसर कर रखा है और मैंने उसको पिन कर दिया है तो कोई बात नहीं, तो भी आप आंसर, अपना आंसर ज़रूर बताएंगे कि मैम मेरा भी ये आंसर था, या फिर मेरा आंसर ये था, ठीक है। तो उसमें आप पुट किया करें अपना क्वेश्चन, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये जो आंसर है स्टूडेंट ने लगा रखे हैं, आई थिंक सचिन ने ही लगा रखे हैं, पीडीएफ उसने भेजी है, तो ऑब्वियसली उन्हीं ने टिक कर रखा है। तो प्लीज़ टिक करना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मन में ये मत लाइएगा कि इस पे आंसर टिक है, और वैसे मोस्टली आंसर ठीक है, बट फिर भी आप मत अपने दिमाग में ये बात लाइएगा कि इस पे आंसर ठीक है ना। आप सिर्फ समझने पे ध्यान रखिएगा, और इसे हम बाइलिंगुअल करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट भी परेशान ना हो कि मैम ये तो जो है हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में होता तो और अच्छा होता। इंग्लिश में साथ साथ मैं इसे ट्रांसलेट कर दूंगी, ठीक है, या फिर जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा कि उसको ट्रांसलेट करना चाहिए, वो मैं ट्रांसलेट ज़रूर कर दूंगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है, आपको बताना है ना। तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड peers इज कॉल्ड। तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है आपसे, वह सीमा पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, बिकॉज अलग सा ही दिख रहा है, ठीक है। तो सीमा पूछ रहा है, तो स्टूडेंट ना इसको हड़बड़ी में, बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या लगाएंगे, स्कैफोल्डिंग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की से रिलेट करता है। ज़्यादातर दिमाग में यही आता है सबसे पहले कि हाँ ठीक है, किसी दूसरे की बात हो रही है, उसकी हेल्प से करता है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग है। बट डियर, बात समझिएगा, ठीक है, बात समझिएगा, ये बच्चा है, ये मॉडर्न, ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है। तो ये जो बीच में जो सीमा बन रही है ना, ये रेंज बन रही है, ये क्षेत्र बन रहा है, ये है सीमा, ठीक है, कि यहाँ तक उसे सीखना है, ये वो चीज़। तो ये वो रेंज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। जैसे बच्चा चाहता है साइकिल चलाना, सीखना चाहता है साइकिल चलाना, तो जो उसको हेल्प मिल रही है ना, जो उसको हेल्प मिल रही है वो है स्कैफोल्डिंग। मतलब पीछे से पापा ने साइकिल को पकड़ रखा है, आगे बच्चा चला रहा है, वो है स्कैफोल्डिंग। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है चलाना सीख जाता है, पीछे से फादर छोड़ देता है साइकिल को, बच्चे को चलानी आ गई, तो बच्चे ने वो क्षेत्र जो बना ना, उसके बीच का जो सफ़र था, ये क्षेत्र बना, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ZPD। क्या कहलाता है, ZPD, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसन विकास क्षेत्र, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो हेल्प होती है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, बट जो क्षेत्र बनता है, जो सीमा बनती है, जो रेंज बनती है, उसे हम कहते हैं ZPD, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये अगेन ये तो फैक्चुअल है,
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया है? तो देखिए, जो डेफिनेशंस है ना, जो पीवाईक्यूज में आ रही हैं, वैसे बहुत कम रिपीट होती हैं ये, लेकिन फिर भी जो पीवाईक्यूज में डेफिनेशंस आ रही है, आप उनको करते चलेंगे, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसे आप कितनी सा बहुत सारी हैं, कितनी आप याद करेंगे, ठीक है? तो इनमें तो अगेन आपको तुक्का ही लगाना है। तो फिर भी अगर आप इस बात को देखेंगे, किशोर अवस्था वह काल, वह अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो वो क्या कहते, किसने कही है ये बात? तो ये कही है एटी जर्शिल्ड ने, ठीक है ना? एटी जर्शिल्ड ने ये बात कही है, नो डाउट। ओके, तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अधिगमकर्ता जो शिक्षु है, केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है? प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से, ठीक है? इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू construct their understanding with the assistance of teacher through questions and directions। तो क्वेश्चंस एंड डायरेक्शंस समझ गए, और बिल्कुल अलग अलग से दिख रहा है आपको, प्रश्नों को और निर्देशों की सहायता से। तो अगेन ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं आपका मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं आपका गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है? गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग इसे हम कहेंगे। ओके, तो बाइलिंगुअल हो रहा है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चंस कर दिया करो। फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को को सहायता या फिर सुसाध्य करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बड़ा टिपिकल होता होगा आपके सबके लिए हिंदी में समझ पाना। इसको हम इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करूंगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। पॉजिटिव फैसिलेशन, ठीक है? पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, ठीक है? जो प्रेजेंट में जो लर्निंग चल रही है, पास्ट के थ्रू चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन, जो एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल अलग से आपको पता चल रहा है। अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे, ऊर्ध्वाधर बेसिकली क्या होता है? वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। अनुक्रमिक होता है आपका सीक्वेंशनल, पार्श्वी होता है आपका लेटरल, और द्विपार्श्वीय आपका होता है बायलेटरल, ठीक है? तो बिल्कुल आपको क्रम है एक तरह का, है ना? एक चीज सीखी, उसके बाद दूसरी चीज सीखी, क्रम में चल रही हैं चीजें, तो इसे हम अनुक्रमिक कहते हैं, यानी कि सीक्वेंशनल कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसकी तो हिंदी में भी आप समझ जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, स्पेशल स्कूल्स में उन्हें एजुकेशन देना, ऐसा तो नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, बिल्कुल भी नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन हम उसमें नहीं करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय देना, ऐसा भी नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरा समय देना, बिल्कुल यही तो बात है, सभी के लिए शिक्षा, है ना? समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा होगी तो कोई स्पेशल टाइम थोड़ी देना है, सबको एक साथ पढ़ाना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, और पूरा टाइम उन्हें एक साथ ही पढ़ाना है। ये है मोटिव इसका। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है? तो देखिए कौन सा है। फर्स्ट है, अगर हम बात करें, फर्स्ट है, तो अगर हम बात करें तो क्या है? विशिष्ट कक्षा यानी कि स्पेशल क्लासेस। बी है आपका रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। सी है आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और फोर्थ है आपका सामान्य कक्षा में संवर्धन, इनरिचमेंट,
इन रेगुलर क्लासरूम सेटिंग। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हम करेंगे, स्पेशल क्लासेस भी, एक्सेलरेशन भी, और अगर हम बात करें इनरिच्ड रेगुलर क्लासरूम सेटिंग, ये भी हम करेंगे। बट क्या नहीं करेंगे, जो गिफ्टेड बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा रेमेडी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसको बस एक बार बताने की ज़रूरत होती है और वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, तभी तो उसे गिफ्टेड चाइल्ड कहा गया है, ठीक है। तो उसको उपचारात्मक शिक्षण की ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो नहीं आपसे पूछा था और नहीं आपका बी पार्ट है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है देखिए, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो अगर हम इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखें, अकॉर्डिंग टू पियाजे, adolescents ability to evaluate the logic of verbal statement without referring to real world circumstances is। तो देखिए यहाँ पे ना इसका राइट आंसर अगर हम बात करें, देखिए विकेंद्रीय तो इस टाइप की कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है। जब अलग अलग दिशाओं की बात इसमें ऐसी कोई हो रही है, संज्ञानात्मक मानव मानचित्रण ऐसी भी कोई बात इसमें है नहीं, और ना ही इसकी कोई बात है। तो राइट आंसर तो आपका यही होगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो है ना जो उसकी वास्तविक जो सांस्कृतिक परिस्थितियां होती है उसको देखे बिना वो शाब्दिक क्या चीजें कह रहा है, शाब्दिक क्या तर्क है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उस योग्यता को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोपोजिशनल थॉट कहते हैं, ठीक है। प्रोपोजिशनल थॉट कहते हैं, हिंदी में उसको साध्यात्मक विचार कहा जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 8th है, ये आसान है, ठीक है, और आंसर तो इसमें मार्क्ड ही है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आंसर पहले ही मार्क है, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, है ना। बट कोई बात नहीं, आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है, जो उसके बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। जो पारुल का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, वो इंडिकेट करता है दैट शी इज एवरेज टू अबव एवरेज इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब एवरेज से भी ऊपर है। आगे अगर हम बात करें, जबकि हावेवर उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान की ग्रेड अत्यधिक न्यून है ना। हर ग्रेड्स इन रीडिंग, स्पेलिंग, सोशल साइंस एंड साइंस आर वेरी लो। और बाकी इन सब्जेक्ट से अगर बात करें, जो पठन है, ध्यान से सुनिएगा, पठन है, पठन है, वर्तनी है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, इसमें बहुत कम है उसके जो ग्रेड है, ठीक है। आगे क्या करता है कि उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च हैं, लेखन कौशल पर्याप्त है। तो पारुल को मुख्यतः दिक्कत क्या है भाई, ठीक है। हर मैथ्स ग्रेड आर क्वाइट हाई एंड हर राइटिंग स्किल्स आर एडिक्वेट। तो पारुल मोस्ट लाइकली हैज़, तो क्या है बेसिकली, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है, डिसलेक्सिया है। तो पठन विकार बेसिकली जब होता है तो क्या होती है, वो डिसलेक्सिया ही होती है, ये लर्निंग एबिलिटी आपकी होती है, डिसलेक्सिया ही होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डिसलेक्सिया रहेगा। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया मैथ से संबंधित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। 9th है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, गार्डनर बहुत बार पूछा जाता है, और गार्डनर, और ये थियरी ना मैंने बहुत डिटेल में करवा रखी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखी है, तो उन्हें जाके जरूर वॉच किया करें। उनको वॉच करके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेंगे सारी चीज़ें। मतलब मोस्ट ऑफ द सीडीपी के टॉपिक जो है ना कवर करवा चुकी हूँ मैं, और चैनल पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ओके, देखिए, तो गार्डनर, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपकी बुद्धि के प्रकार दिए हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात की है। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो देखिए मुझे नहीं लगता इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में लिख रहा है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरों के मूड की बात हो रही है भाई, दूसरों के मूड, स्वभाव। तो देखिए यहाँ पे दो ही आपके एस्पेक्ट होते हैं, एक आपका होता है अंतर व्यक्तिक और एक होता है आपका अंतराव्यक्तिक, यानी कि एक होता है आपका इंटरपर्सनल और एक होता है आपका इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है, जो दूसरों के मूड को, मनोदशा को, स्वभाव को, अभिप्रेरणा को, इरादों को पहचानता है, ठीक है, वो होता है इंटरपर्सनल। इंट्रा इंट्रा होता है खुद का, जो खुद के बारे में,
खुद मतलब खुद में ही रहता है, जो खुद के मूड, खुद का स्वभाव खुद में ही मगन रहता है, वो होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन इज, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। तो देखिए, अगर हम बात करें आपका डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे विज्ञान पक्ष से कोई मतलब नहीं है, ना कार्यिकी से, ना मनोवैज्ञानिक से। राइट आंसर आपका क्या होगा? सामाजिक पक्ष से। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मेथोडोलॉजिकल, ठीक है, एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, और अगर हम बात करें आपकी इसको कहते हैं बेसिकली सोशियोलॉजिकल, और ये है आपका साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोशल। ठीक है, एस्पेक्ट जो है इसके अंदर आता है। ओके, 11th क्वेश्चन है, देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है? अर्थ निकाल रहा है उसका। ठीक है, विषय वस्तु का अर्थ निकाल कर उसे समझ रहा है। तो अर्थ कब निकाला जाता है? जब डीप रीडिंग होती है। ठीक है, जब डीप रीडिंग होती है तब उसका अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गहन शैली हो जाएगी, डीप हो जाएगा, डीप स्टाइल। ओके, 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है आपका कि सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन विधि है? तो जो आपके पक्षपात होता है, बेसिकली भेदभाव होता है, तो उसके लिए आपको बताना कौन सी विधि जो है सबसे आकलन जो है योजना सबसे अच्छा है। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, ये बात ठीक है। एक अच्छे मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवांशिकता के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। आकलन के उद्देश्यों के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग करने से बचना नहीं है, उसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, assess स्टूडेंट्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखिए प्लीज, विजिबिलिटी मेरी तरफ से ओके है, आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं आपकी पढ़ाई के साथ। तो अगर कोई इशू आया तो इसे हम दोबारा देख लेंगे, ठीक है ना, बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ओके, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और वैसे आप फीडबैक देते ही हैं, और फिर भी ठीक है। तो 13th क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा जो नॉइस है ना, प्लीज़ उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज मैं घर से ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, स्टूडियो नहीं है। देखिए 13th क्वेश्चन आपसे कहता है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तो देखिए, जब आप कोई देखते हैं, ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो शायद रिलेट कर पाए, और पहले कभी सीरियल्स वगैरह देखा करते, अब तो नहीं है बिल्कुल, मत अब तो कोई कह देना कि मरना है तो वो आपने शॉर्ट्स देखी होंगी कि भाई मरने के लिए भी टाइम नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, यमराज को भी इस तरह से कहते हैं। तो वही कंडीशन है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन पहले देखा हो तो बिल्कुल वेट नहीं होता था कि कल का एपिसोड जो है आएगा तब उसे देखेंगे, तो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी अंदर से। तो कोई वो क्या होता था उससे, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन था, कोई आपको प्राइज़ देता था कि कल वाला एपिसोड आपने देख लिया तो तुम्हें प्राइज़ मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, नहीं, वो खुद की इच्छा होती थी, है ना, वो अंदर से हमें फीलिंग आती थी ऐसी कि हाँ हमें जानना है। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें क्या है, अब रोहन जो है बाहुबली की मतलब बुक पढ़ रहा है, एक कॉमिक पढ़ रहा है उसकी, है ना, क्योंकि उससे इंतजार नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, फुली ये क्या है? तो ये अगर हम बात करें तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक होता है जब इसका रीजन बाहर होता है, रीजन अंदर है तो ये इंट्रिंसिक होता है ना, हमारा मन कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है,
हमारा इंटरेस्ट है उसके अंदर, ठीक है। जॉब लगेगी तो हमें खुशी होगी, एस्टेट क्लियर होगा, तो मैं चाहती हूँ एस्टेट क्लियर करना क्योंकि मेरे मन से इच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। ये रीज़न खुद अपने पास है तो इंट्रिंसिक होता है, रीज़न बाहर है, मेरी फैमिली को अच्छा लगेगा, मुझे जॉब मिलेगी, उससे सैलरी अच्छी मिलेगी, एक अच्छी लाइफ हो जाएगी, इन सब का रीज़न बाहर है, क्लियर। तो बाहर रीज़न होता है तो बाह्य होता है, तो इसमें ये 2 ही एस्पेक्ट थे, ओके। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। 14th है अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लर्निंग सिचुएशंस इन विच मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, स्टिमुलेट एंड इनक्रेज वन अनदर इज कॉल्ड, जब एक दूसरे को सिखाते हैं, हाँ, एक दूसरे साथी को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहयोगी अधिगम, ओके। कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है इसे, ठीक है। क्या कहा जाता है, लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है, क्लियर। 15th क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो समस्या समाधान में पूछ रहा है ये, उपयुक्त नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, तो नियतता को हम क्या कहते हैं, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम कहते हैं बेसिकली फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। पहले में हमारा आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, ये बात तो सही है। बालक के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, ये बात भी सही है। बहुत सारे स्टूडेंट, ये जो पीटीएम होती है स्कूल्स में, ये क्यों होती है, ताकि टीचर जो है बच्चे के बारे में और ज़्यादा जान सकें और पेरेंट्स भी बच्चे के बारे में ज़्यादा जान सकें, ठीक है। विद्यार्थियों की समस्या समाधान को प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना, उनका प्रबोधन करना, क्लियर। तो ये बात भी सही है, तो गलत क्या है, गलत ए ही है, ठीक है। अगर उनमें फिक्स्डनेस रहेगी तो बात कैसे बनेगी, बन ही नहीं सकती, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। 16th है ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। तो देखिए ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के जो लेवल हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से इसकी, और बहुत छोटी वीडियो मैंने इसकी बनाई है, ठीक है, इनके लेवल्स की बहुत छोटी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे जाकर वॉच कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। डिटेल वीडियो है, आप जाकर वॉच कर लीजिए। तो जो फैमिली परिवार है वो बेसिकली किस में आता है, माइक्रो उसमें आते हैं, ठीक है, माइक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है, माइक्रो सिस्टम में आते हैं, ओके। आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन कहता है डैश सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है, हेजिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, संबंधित है, यहाँ पे डैश आना था, बेसिकली स्पेस आना था, जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद से सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक संज्ञान सिद्धांत हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। सोशल कोग्निटिव थियोरी किसने दी है, बंडूरा ने दी है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, किसने दी है, बंडूरा ने दी है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ना तो आपका ग्रामर ऑफ लैंग्वेज नहीं कहेंगे, आगे अगर हम देखें फोनेम नहीं कहेंगे, मॉर्फिम भी नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाषा का व्यावहारिक रूप, यानी कि प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज उसे हम कहेंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19th क्वेश्चन आपसे कहता है कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या कह रहा है, इसमें ना बेसिकली जो बाह्य मानकों पर आधारित ना होकर आंतरिक, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब बच्चा अच्छे से संभल जाता है, चीज़ों को समझने लगता है, क्या चल रहा है, चीज़ें मॉडिफाई हो सकती हैं, इन चीज़ों पर काम करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है तो, या फिर अगर हम कहें एक 7 से 8 साल का बच्चा होता है, ठीक है, या फिर और छोटा हम कहें 5-6 साल का बच्चा होता है, तो क्या होता है अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है,
ठीक है, या वो रोड पे खड़ा है, तो वो क्या देख रहा है, एम्बुलेंस आई है, सबने उसको रास्ता दे दिया, रेड लाइट है तो भी एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है जाने के लिए। तो उसके लिए है कि नहीं, ये तो गलत बात है, एम्बुलेंस ने रोड क्रॉस किया। लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है, जब बच्चा समझ जाता है सारी चीज़ें, उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तब इन चीज़ों को समझने लग जाता है कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी होने पर रूल्स को भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कब आती हैं? तो ये आती हैं आपकी पश्च पर्सनल स्तर पर। इसकी अगर हम, हिंदी बड़ी भयंकर है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उसको कहा जाता है। पूर्व प्रचलन स्तर आपका बेसिकली प्री कन्वेंशनल है, प्रचलन आपका कन्वेंशनल है, पश्च पर्सनल ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल है, और इसका तो कोई रोल ही नहीं है, आपसी अंतर व्यक्तिक स्तर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, 20th क्वेश्चन हम देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है पियाजे से रिलेटेड आपको बताना कौन सा नहीं है। तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, ये तो बिल्कुल है ना। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो बिल्कुल है। आदर्शवादी तर्कना अगर हम बात करें, आइडियलिस्टिक रीजनिंग ये भी है, और अमूर्त तर्कना ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बट स्थानिक तर्कना अगर हम बात करें, स्थानिक तर्कना या फिर स्पेशल रीजनिंग, ऐसा प्याजे ने नहीं कहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ओके, 21st क्वेश्चन है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इमोशंस के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। तो यानी कि जो संवेग है, आपके संवेग है, इमोशंस है, इमोशनल एक्सप्रेशन आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। बिल्कुल, जो आपके इमोशंस है ना, इमोशनल जो एक्सप्रेशंस है, वो आपके मॉडिफाई हो जाते हैं लर्निंग से। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से गलत नहीं है। अगर बी पार्ट, ये राइट आंसर आपका ए है। बी पार्ट देखें, संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, तो इमोशंस आर परमानेंट स्टेट, तो ऐसा तो नहीं है, परमानेंट स्टेट है, चेंज होते हैं बिल्कुल, तो ये तो नहीं है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, इमोशंस आर अराउज्ड बाय इंटरनल स्टिमुलाई, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं। संवेग की निश्चित भावी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है। तो इसमें बात करें तो पूरी तरह से ये भी सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन हम देखते हैं, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें 22 क्वेश्चन की, चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज लो विजन हु हैव अ विजुअल एक्विटी बिटवीन, तो किसे माना जाता है? न्यून दृष्टि के माने जाते हैं, कम दृष्टि के, लो विजन के माने जाते हैं कौन से स्टूडेंट? जिनका जो है 20/70 से 20/200 तक का विजुअल होता है, उन्हें ही जो है न्यून दृष्टि के माना जाता है। ओके, चलिए, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। 23rd क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। तो देखिए, अगर हम बात करें, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर अ टीचर व्हेन ही शी इज वर्किंग विद एडोलेसेंट स्टूडेंट इज टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त आपको बताना है कौन सा है, कार्य योजना रहेगी जब वो बच्चों के साथ है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना। ऐसा क्यों कहेंगे? नहीं, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, ये बात तो ठीक है। सी है, बालकों को कर्मवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना। नहीं, एक झुका हुआ समतल। नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। ओके, 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? तो गलत आपको बताना है कि बालक का जो सिद्धांत होता है ना, अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, यानी कि डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न। बिल्कुल सही बात है ना। हम जो है उसको जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे पुत के पाँव पांडले में दिख जाते हैं, है ना, कहावत है। तो बिल्कुल ऐसा है। सभी व्यक्ति के उनके विकास में समान होते हैं, सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, तो ये बात गलत है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है,
आप देखेंगे कोई बच्चा जो है साल भर में चलने लग जाता है या 9 महीने का चलने लग जाता है, और कुछ बच्चे जो हैं 1.5 साल तक भी नहीं चल पाते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सब सेम नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन बात करें हम, डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। 25th क्वेश्चन है, देखिए, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जो बच्चे की डाइट होती है ना, वो उसको प्रभावित करती है। अगर बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा है या फिर उसको ठीक से खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कौन सा एस्पेक्ट है? क्या ये हेरिडिटिकल है? ये हेरिडिटी से तो नहीं है। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, तो बच्चे की डाइट बिल्कुल इफेक्ट डालती है, बिल्कुल डालती है। बच्चे को ठीक से खाने पीने को मिल रहा है तो सारी चीज़ें ठीक जाएंगी, हाइट भी सही जाएगी, सेहत भी ठीक रहेगी, बीमार कम पड़ेगा, और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से वो कवर कर पाएगा। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? यानी कि अगर हम बात करें, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर ही डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में कैसे जाएगा, मतलब अच्छा एस्पेक्ट भी गलत एस्पेक्ट भी, मतलब चीज़ों के बारे में दोनों तरह से वो बात कर पाए, अच्छी चीज़ें भी निकाल पाए, खराब चीज़ें भी निकाल पाए, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस वो कर पाएगा। कौन सा इनमें से क्वेश्चन ऐसा है? तो देखिए, एक बहुचर्यात्मक, देखिए जो आपका मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं, उनमें बेसिकली कोई भी आपका चिंतन नहीं लगता है, बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगती है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ है क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको एक आंसर पे टिक करना है, राइट। तो इसमें क्या ही आप क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाओगे? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों का कार्य लेखा बनवाने से, इससे भी कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को इस प्रकार कार्यपत्र करवाने देना जिससे उन्हें उनके पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो। जब वो रटेगा ही तो क्या ही क्रिटिकल थिंकिंग होगी। विद्यार्थियों को इस तरह के कथन पर प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन और खंडन दोनों करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसी तरह से जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो दोनों एस्पेक्ट में सोच पाएगा। 27th क्वेश्चन है, एरिक्सन, और एरिक्सन भी बहुत अच्छे से हमने किया है, ठीक है। TAI की क्यूब, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया मुझे आपके लिए। TAI की क्यूब, ये मैंने एरिक्सन करवाया ना, तब भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ही है उसमें तो, ठीक है, स्पेशल वीडियो में। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर CDP के हमने किए थे, तो हर वीडियो में हमें एरिक्सन मिला था, और हर वीडियो में इस शॉर्ट को, इस निमोनिक को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो TAI की क्यूब, आप इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। शुभम रेडी रहना। तो टी से क्या होता है, ए से क्या होता है, और ट्रिपल आई से क्या होता है, ये 5 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप TGT लेवल के लिए जा रहे हैं, चाहे PGT लेवल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा इन्हीं 5 उसमें स्टेजेस में आ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से लिख देती हूँ, TAI की क्यूब, आई 3 बार है, तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ओके। अगर नहीं पता है तो जाकर एरिक्सन वाली वीडियो वॉच करना, और फिर आकर इसके नीचे कमेंट करना, ठीक है, पिन करेंगे। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोरियों निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तो किशोरियों की चर्चा है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं ज़्यादातर, है ना, वो क्या करेंगे ज़्यादातर? आइडेंटिटी क्राइसिस, या फिर आइडेंटिटी अचीवमेंट, या फिर आइडेंटिटी मॉरेटोरियम, या फिर अगर हम बात करें आइडेंटिटी फोरक्लोज्योर, ठीक है, पहचान मोचन निषेध, तो फोरक्लोजर, तो इसमें से क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, किशोर किशोरियों की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, तदात्म्य संकट, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उनमें, अपनी पहचान को लेकर ही वो परेशान रहते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? यानी कि विच ऑफ द
following question is most likely to get students to reflect on their purpose. अपने ही पर्पस के लिए इनमें से किस पर जो है वो विवेचना करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट डालेंगे। तो देखिए, आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, विद्यार्थी की बात हो रही है, तो वो जो है अपने प्रयोजन पर, अपने उस पर रिफ्लेक्ट इसी क्वेश्चन से डालेगा, ठीक है। आप किस तरह से अच्छा कर पाएंगे वो इसी पे रिफ्लेक्ट डालेगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और यहाँ तो फुली आ गया और आई होप आपको विजिबल भी होगा। बालक के लक्षण जब किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता है और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये किसके संकेत हैं? चाइल्ड सिम्टम्स व्हेन ही या फिर शी भी हो सकता है, कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क, एक्ट इम्पल्सिवली, ignoring social rules and lashing out with hostility when frustrate in indication of। तो देखिए, जब बच्चा उसका जो है ध्यान एक तरफ केंद्रित नहीं रहता, बहुत ज़्यादा उसके इमोशंस टिकते नहीं हैं, वो खुद एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ये होती है अवधान न्यूनता, अति संक्रियात्मक विकार वाले बच्चे में, जिसे हम ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इसे ADHD से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हिंदी में ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप क्वेश्चंस में ही देख लीजिए कितनी बार आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं, ठीक है। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार है। तो इसे यंग पीपल मेनली गर्ल्स एंगेज इन स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज एडोलेसेंस इज नोन एज, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है ना, इसका आंसर जो है, देखिए ये बीच के आंसर तो इसमें नहीं है, इन दो आंसर की हम बात करें। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? बेसिकली इसमें वो होता है कि लड़कियां जो है खाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाती हैं और उसके बाद क्या करती हैं? खाती हैं और खाने के बाद बहुत उनका उल्टी करने जैसा मन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें वो बहुत कम खाती हैं, बहुत कम खाती है, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, इस चक्कर में बहुत कम खाती हैं। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा खाएँगी, उसके बाद इतना ज़्यादा खाएँगी कि उसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही है, कठोर आहार आदतों को, और फिर क्या करेंगी? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये बुलिमिया नर्वोसा होता है ये, ठीक है। तो 30 के 30 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। ये जो चैनल है ये आपका ही है, अपना ही है। और जो एस्टेट की वीडियो है उसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, तो जैसा भी रहेगा मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अगर शाम तक मुझे पता चल जाएगा तो मॉर्निंग में वीडियो हो जाएगी, और अगर मुझे मॉर्निंग में पता चलता है तो मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम तक वीडियो आ जाएगी। और अगर नहीं आएगी तो मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, लॉन्ग वीडियो उसके बारे में मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।